नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कल से हमने साइंस का एक नया सेशन प्रारंभ किया था और उसमें हमारा एक नया मिशन था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कंप्लीट साइंस की। और कंप्लीट साइंस मिशन का जो पहला टॉपिक हमने प्रारंभ किया था वो रहा था दोस्तों हमारा गति। तो देखिए, पहले तो हम लोग इस बात का दोहरान करना चाहेंगे कि गति से संबंधित हमने किन किन बातों का अध्ययन किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग गति पढ़ते हैं दोस्तों, तो गति को पढ़ने से पहले हमें गतिज अवस्था और विराम अवस्था के बारे में जानकारी होना जरूरी है। फिर हमने पढ़ा था दूरी के बारे में, एक हमने पढ़ा विस्थापन, फिर हमने पढ़ा कि चाल क्या होती है और हमने देखा कि वेग और त्वरण में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों कोणीय विस्थापन, और लास्ट जो हमारा कल के सेशन में टॉपिक रहा था वो था हमारा कोणीय वेग। आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे के टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा दोस्तों न्यूटन की गति के नियम। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे कंप्लीट साइंस मिशन के इस दूसरे सेशन की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं गति के नियम। गति के नियम। देखो दोस्तों, आप लोग याद रखना कि वस्तुओं में जो गति होती है, इस गति को लेकर सबसे पहले गैलीलियो और आइजैक न्यूटन नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस पर अपने विचार क्या किए थे दोस्तों, प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग गति के नियमों के संदर्भ में ये याद रखना कि गति के जो नियम हैं इनके बारे में सबसे पहले अपने विचार किसने प्रस्तुत किए थे, तो नाम आता है दोस्तों गैलीलियो और आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। देखिए, ये जो आइजैक न्यूटन है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, सन 1687 की बात है। सन 1687 में इनकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। देखिए, याद रखना बच्चों कि गति के जो नियम है यानी वस्तुओं में जो गति होती है, इसको लेकर सबसे पहले गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। आइजैक न्यूटन ने क्या किया, सन 1665 में इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इसमें गति के नियमों का क्या किया दोस्तों, प्रतिपादन किया। तो हम लोग पढ़ते हैं कि वो 3 नियम जो इन्होंने गति से संबंधित दिए वो कौन कौन से हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। देखो, तो सबसे पहले आपके पास में आता है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। देखो, गति का जो प्रथम नियम था बच्चों, इस प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखना, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के जिन 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया था, जिनको आगे जाकर न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना गया, उनमें जो सबसे पहला नियम था उस नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, न्यूटन का जो पहला नियम था गति का, उससे हमें ये पता चलता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी
और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से अगर किसी सरल रेखीय पथ में गति कर रही है तो वह उसी चाल से सरल रेखीय पथ में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सरल रेखीय पथ में गति कर रही है तो वह उसी चाल से सरल रेखीय पथ में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। क्योंकि याद रखना कि यदि हमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो निश्चित रूप से हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी बाह्य बल के द्वारा ही दोस्तों किसी वस्तु की स्थिति में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि जड़त्व जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस जड़त्व शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखो, जड़त्व की अगर हम लोग बात करें तो जड़त्व जो है बच्चों, यह वस्तुओं का एक ऐसा गुण होता है, जड़त्व वस्तुओं का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई वस्तु है तो ये क्या करेगा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में उस वस्तु को उसके नियत अवस्था में बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। तो आप लोग याद रखना कि जड़त्व जो है वस्तुओं का ऐसा गुण होता है जो उन्हें बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन की गति का ये जो पहला नियम था जिसे जड़त्व के नाम से जाना गया। ठीक है, इस जड़त्व के नियम के उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ध्यान रखना एग्जाम्पल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी बस में सवार करता है, मान लीजिए आप लोग किसी बस में बैठकर यात्रा कर रहे हैं, तो आपने देखा कि बस का ड्राइवर जब अचानक ब्रेक लगाता है तो बस में बैठे जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप लोग कह सकते हैं, आपको पता है कि मान लीजिए आप लोग किसी बस में बैठे हैं और बस जो है आपकी वो विराम अवस्था में है। जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर क्या होता है दोस्तों, झटका लगता है। ये सब किसके उदाहरण है, न्यूटन के गति के नियम के जो पहला नियम था, प्रथम नियम, यानी जिसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी बस में बैठकर यात्रा कर रहे हैं और जब ड्राइवर बस को, मान लीजिए बस आपकी तेज स्पीड में है, अगर ड्राइवर उसको तेज स्पीड में घुमाता है तो उसमें बैठे जो यात्री होते हैं वो बस के घूमने की विपरीत दिशा में उनका क्या हो जाता है दोस्तों, झुकाव हो जाता है। तो क्लियर, तो इस प्रकार आप लोग याद रखना जितने भी हमने एग्जाम्पलों की बात की, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम जिसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो इन 3-4 बातों का आप लोग मुख्य रूप से ध्यान रखना कि जब हम बस में बैठकर यात्रा कर रहे होते हैं और जब बस अचानक जब बस के ब्रेक लगते हैं तो व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, आगे की ओर झुक जाता है, और जब बस विराम अवस्था से अचानक चलना प्रारंभ करती है तो व्यक्ति को क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। इसी प्रकार जब हम लोग किसी बस में बैठकर यात्रा कर रहे होते हैं और बस अगर हमारी क्या होती है, तेज गति से चलती है, तो जब ड्राइवर उसको किसी घुमाव पर घुमाता है तो उसमें बैठे जो यात्री है वो बस के घूमने की विपरीत दिशा में क्या होते हैं दोस्तों, उनको झटका लगता है। क्लियर, चलिए तो ये तो था दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है
वो बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम था उसके ऊपर। देखिए, दूसरे नियम को पढ़ने से पहले यहाँ आपको एक जानकारी होनी चाहिए जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों संवेग को लेकर। संवेग को याद रखना दोस्तों, किससे प्रदर्शित किया जाता है? संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है। और संवेग जो है दोस्तों, यह वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखना, संवेग जो है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, यदि हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से, ये वेग नहीं है, वेग है, याद रखना, देखो, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? उसका संवेग प्राप्त होता है। संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को m और वेग को क्या लिखा जाता है दोस्तों? v। तो याद रखना P बराबर mv क्या होता है बच्चों? संवेग होता है। ठीक है, देखो ये जो संवेग आपने पढ़ा है, यह संवेग क्या होता है बच्चों? यह याद रखना एक सदिश राशि है। संवेग की अगर हम लोग बात करें तो संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, एसआई का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। क्लियर? तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि यदि हमें किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना हो तो उसके मात्रक को ज्ञात करने से पहले आपको दोस्तों उस भौतिक राशि का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के आधार पर आप लोग किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। देखो, आपने देखा कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम। क्लियर? इनटू वेग क्या होता है? तो वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड यानी संवेग का जो एसआई मात्रक है वो यहाँ से आपका क्या निकल के आता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये बात आप लोग बच्चों याद रखना यहाँ पर। क्लियर? तो हमने दो बातों का अध्ययन किया। एक पढ़ा न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, और दूसरा हमने पढ़ा संवेग। क्लियर? अब हम लोग आगे बात करते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या था। देखो, आप लोग याद रखना, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर?
तो इस प्रकार से आप लोग न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की परिभाषा नोट कर सकते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, क्लियर, क्या कहा मैंने, किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समानुपाती कहते हैं। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आपने देखा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि माना कोई वस्तु, मैंने आपसे कहा कि माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया, u। देखो मैंने आपसे कहा कि माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक जो वेग है वो u है और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m, यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है। अब ये जो प्रारंभिक वेग u है ये क्या होगा, कितने समय के पश्चात, तो याद रखना t समय के पश्चात क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा इसका अंतिम वेग, v हो गया अंतिम वेग। और यहाँ जो बल आपके पास काम में आएगा वो क्या लगेगा बच्चों, F। अब देखिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर F बल कार्यरत है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u है जो t समय के पश्चात क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूं कि इस वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग होगा, क्या इस वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो प्रारंभिक संवेग को मान लीजिए मैंने क्या लिया, p1, तो p बराबर होता है mv, तो m यानी प्रारंभिक जो वेग है वो क्या हो गया, u। तो उस वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग होगा p1 वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, mu। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वस्तु का जो अंतिम संवेग होगा वो अंतिम संवेग हमें क्या प्राप्त होगा, तो अंतिम संवेग को मैंने लिखा p2 जिसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा mv। क्लियर। अब देखो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, आपको क्या चाहिए, संवेग में परिवर्तन की दर चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो होता है वो उस वस्तु पर आरोपित, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है। तो हमें चाहिए संवेग में परिवर्तन। क्लियर। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को मैंने क्या लिखा, p, जो हमें प्राप्त होगा p2 माइनस का p1। तो p2 का मान आया mv माइनस p1 का मान आया mu, दोनों में m कॉमन आ जाएगा तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा v माइनस का u। और संवेग में परिवर्तन की दर आपको चाहिए, तो संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी यह आपके पास निकल के आ जाएगी m ब्रैकेट v माइनस का u अपॉन t। क्लियर। तो अभी अभी हमने जाना कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है ये उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी आप कहोगे
कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार ये बल जो F होगा ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो ये आ गया आपका m v माइनस का u अपॉन t। क्लियर। देखो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि v माइनस का u अपॉन टी, क्लियर, v माइनस का u अपॉन टी जो आपने पढ़ा है संवेग में परिवर्तन की दर, ये किसके बराबर होती है, तो ये होती है त्वरण के बराबर। क्लियर। v माइनस का u अपॉन टी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपका F समानुपाती m और ये क्या आ गया यहाँ पर आपका a, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। और a जो है वो क्या है हमारा यहाँ पर त्वरण है। देखो जब भी समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई हमें एक नियतांक जरूर प्राप्त होता है। तो यहाँ जो आपको नियतांक प्राप्त होगा वो आ जाएगा आपका F बराबर के एम ए। यदि दोस्तों आप लोग यहाँ से बल, द्रव्यमान और त्वरण के अगर एसआई मात्रक लोगे तो इनके एसआई मात्रक लेने पर यहाँ जो आपको के का मान प्राप्त होगा, ये के का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। जब के का मान निकल के आपके पास 1 आ जाएगा तो आप देखो कि ये जो एफ का मान होगा बल का, वो आपको उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आपको बल की परिभाषा प्राप्त होगी F बराबर एम ए। क्लियर। देखो इसी प्रकार तो आपने देखा कि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम था, इससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो आपको प्राप्त होता है F बराबर एम ए। आपने देखा कि बल जो है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर हमें प्राप्त होता है। देखो क्लियर। यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है, और उस वस्तु का जो त्वरण है वो कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए जब किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो हमें जो बल प्राप्त होता है, ये बल कितना प्राप्त होता है, 1 न्यूटन। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाती है, 1 न्यूटन बल की परिभाषा। ठीक है दोस्तों। देखो अब यदि हम बात करें कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संबंधित उदाहरणों की, तो आपने देखा होगा कि जब कोई बल्लेबाज शॉट मारता है तो फील्डर जो है वो उस बॉल को कैच करने के लिए उस जो बॉल है उसके वेग की दिशा में अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है आसानी से कैच करने के लिए। आपको पता है कि जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में हमने देखा है कि जब बल्लेबाज शॉट मारता है तो जो फील्डर होता है वो उस बॉल को कैच करने के लिए उस बॉल के वेग की दिशा में अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर धकेलता है, जिससे उसे आसानी से यानी कैच करने में आसानी उसको क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, ठीक है, एक तो एग्जाम्पल आप लोग इससे संबंधित ये ध्यान में रखते हैं, ये रख सकते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब हम लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं तो गाड़ी में झटकों से बचने के लिए क्या किया जाता है, स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है,
तो ये सब किसके उदाहरण हैं? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब न्यूटन की गति के तीसरे नियम की। अब आ गया दोस्तों हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। देखो, यदि न्यूटन की गति के तीसरे नियम की हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखना, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहा जाता है इसे? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, और न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। याद रखना कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? मान लीजिए कोई वस्तु है जो क्रिया के रूप में, जैसे मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, अगर वह वस्तु क्रिया के रूप में किसी दूसरी वस्तु पर क्या करती है? बल लगाती है। जब कोई वस्तु क्रिया के रूप में किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है तो वह वस्तु उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में उस वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। तो याद रखना प्रत्येक क्रिया के पीछे क्या होती है दोस्तों? विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? यही क्या था आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्लियर? आगे देखो, अगर हम बात करें कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरणों की, तो देखो आपने देखा होगा कि जब हम लोग नाव को चलाते हैं तो नाव को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों? पानी को पीछे की ओर धकेलना पड़ता है। यानी जितने वेग से नाव आगे बढ़ेगी उतने वेग से पानी को पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा? हमें धकेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार देखो, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब हम लोग बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो गोली छोड़ने पर हमारे हाथ को पीछे की ओर क्या होता है? झटका लगता है, क्योंकि जितने वेग से गोली बंदूक से पार होती है, यानी जितना बल बंदूक उस गोली को आगे धकेलने के लिए लगाती है उतना ही बल वह गोली उस बंदूक के ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है, जिससे हमें या हमारे हाथ को पीछे की ओर क्या होता है? झटका लगता है। क्लियर? इसी प्रकार आपने देखा होगा रॉकेट की गति। रॉकेट की जो गति होती है वो उसकी जो बहुत तेज गति से जो गैसीय निष्कासन होता है उसकी क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? अब देखो, इसके बाद यहाँ आपके पास में आता है एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या आएगा बच्चों? तो याद रखना वो होगा संवेग
संरक्षण का सिद्धांत। देखो क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। देखो मान लीजिए कि कणों के निकाय की, देखो अगर कणों के निकाय की बात करें तो कणों के निकाय पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो याद रखना तब तक उस निकाय का जो कुल संवेग है वो क्या प्राप्त होता है, आपको नियत प्राप्त होता है। याद रखना कि कणों के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे तो कणों के निकाय का जो कुल संवेग है वो हमें नियत प्राप्त होता है। क्लियर। इसे क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब यदि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हम लोग एग्जाम्पलों की बात करें, क्लियर, तो यहाँ एक बात आपके पास इंपॉर्टेंट काम में आती है जिसमें आपको जानना होगा रॉकेट प्रणोदन। क्या आएगा बच्चों, रॉकेट प्रणोदन। देखो रॉकेट प्रणोदन, याद रखना ये जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ये हमें किससे प्राप्त होता है, तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन की गति के दूसरे और न्यूटन की गति के तीसरे नियम जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, इन दोनों के सम्मिलित रूप से हमें क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का पता चलता है। देखो रॉकेट प्रणोदन की अगर हम बात करें तो ये जो रॉकेट प्रणोदन की क्रिया है ये याद रखना संवेग संरक्षण के नियम और क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। क्योंकि देखिए जब रॉकेट उड़ता है तो आपको पता है कि रॉकेट में क्या होता है दोस्तों, उसमें ईंधन होता है। जब ईंधन को जलाया जाता है तो रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं तो रॉकेट क्या करता है, प्रतिक्रिया के रूप में बहुत तेज गति से गैसीय क्या होता है, उसका निकास होता है। ठीक है, तो रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा, तो ऊपर की ओर गति कब करेगा, जब उसका ईंधन जलेगा। तो जैसे जैसे रॉकेट गति करता रहता है वैसे वैसे उसका ईंधन जलता रहता है। तो ईंधन के जलने से उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। और द्रव्यमान के घटते जाने के कारण उस रॉकेट का जो वेग और त्वरण है वो क्या होता रहता है दोस्तों, बढ़ता जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार आपको रॉकेट प्रणोदन के विषय में इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव को पीछे की ओर झटका लगता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। चलिए, तो जो हमारा मिशन चल रहा था कंप्लीट साइंस को लेकर, उसका आज हमारा दूसरा सेशन था जिसका पहला टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया बच्चों, न्यूटन की गति का नियम। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा बल। बल को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर बल को फोर्स कहा जाता है। देखिए बल की अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने देखा कि बल जो है वो एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार और उसकी गति अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो याद रखना बल एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार और उसकी गति अवस्था में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। क्लियर। दूसरी बात, बल जो है दोस्तों वो याद रखना क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। क्लियर। बल क्या होती है बच्चों, बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है। दूसरी बात, बल एक सदिश राशि है।
फिर हमने पढ़ा अगर वो आपसे पूछे कि बताइए इस बल का जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक, वो हमें क्या प्राप्त होगा, तो याद रखना आप लोग कि हमने पढ़ा न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार कि बल जो है वो द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमने देखा कि F बराबर ma। बच्चों m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो याद रखना बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, बल का। क्लियर। चलो बल के बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा सरल मशीन। सरल मशीन, देखिए ये जो सरल मशीन है, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। याद रखना आप लोग कि सरल मशीन की अगर हम लोग बात करें तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखना बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करती है बच्चों, यह कार्य करती है। ठीक है। देखिए अगर हम लोग सरल मशीन को लेकर इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो जैसे आप लोग कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपका आ गया घिरनी, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है स्क्रू जैक, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना उत्तोलक। इसके बारे में हम लोग बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे उत्तोलक। यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो उत्तोलक क्या है, पहले तो ये जान लें कि उत्तोलक का मतलब क्या होता है। एक सीधी या टेढ़ी, एक सीधी या टेढ़ी क्या हो आपके पास में छड़, ठीक है। एक ऐसी सीधी छड़ जो किसी नियत बिंदु के परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर, क्या होता है परितः, यानी चारों ओर, ठीक है। तो एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी नियत बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए यानी घूमने के लिए स्वतंत्र हो, उसे क्या कहा जाता है, उत्तोलक कहा जाता है। तो यदि उत्तोलक की आप लोग परिभाषा नोट करना चाहिए तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ जो किसी नियत बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक के नाम से जाना जाता है। अगर उत्तोलक के लेकर एग्जाम्पलों की बात करें तो आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे चिमटा और कैंची। चिमटा और कैंची किसके एग्जाम्पल है, उत्तोलक के एग्जाम्पल है। ठीक है। चलो आगे बात आती है, हमने देखा कि उत्तोलक जो है, जब हम लोग उत्तोलक का अध्ययन करते हैं तो आप लोग याद रखना इसमें तीन मुख्य बिंदु आपसे पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आप लोग देखिए कि वो तीन बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला बिंदु आपके पास में आता है बच्चों आलंब, दूसरा काम में आता है हमारे पास आयास,
और तीसरा बिंदु आता है भार। ये तीनों चीजें क्या है, तो ये तीनों चीजें याद रखना उत्तोलक के मुख्य बिंदु है। ठीक है, देखो सबसे पहले जानते हैं कि आलंब क्या होता है। आलंब एक ऐसा बिंदु होता है, ठीक है, आलंब एक ऐसा बिंदु होता है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके यानी घूम सके। तो ध्यान रखना, अगर बात करें हम लोग किसकी, उत्तोलक की, तो उत्तोलक जो है यह एक ऐसा बिंदु होता है जिसके चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक उत्तोलक की छड़ घूर्णन कर सके, वही क्या कहलाता है, आलंब कहलाता है। अगर आयास की बात की जाए तो याद रखना कि उत्तोलक के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता पड़ती है वही बल क्या कहलाता है, याद रखना आयास कहलाता है। ठीक है, यानी उत्तोलक को प्राप्त करने के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता पड़ती है वही बल आयास कहलाता है। और इसी प्रकार यदि हम भार की बात करें तो ध्यान रखना, उत्तोलक के द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है, उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या हटाया जाता है वही क्या कहलाता है, उसका भार कहलाता है। दूसरी बात आपके पास आती है, याद रखना, वो ये है कि उत्तोलक के प्रकार क्या आएगा बच्चों, उत्तोलक के प्रकार। देखो अगर बात की जाए उत्तोलक के प्रकार की, उत्तोलक के प्रकार, देखो अगर हम लोग उत्तोलक के प्रकार की बात करते हैं तो उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार का हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले आता है बच्चों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। पहला आएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, क्लियर। दूसरा आपके पास में आता है मध्य श्रेणी के उत्तोलक, और तीसरा आता है बच्चों आपका ये तृतीय श्रेणी के उत्तक। ठीक है, ये आ गया आपका कौन सी श्रेणी की, ये तीसरी श्रेणी के उत्तोलक। तो इस प्रकार याद रखना, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, मध्य श्रेणी का उत्तोलक और ये आ गया आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, अगर बात की जाए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की, तो ये ऐसे उत्तोलक होते हैं जिनमें आलंब आयास और भार के बीच में स्थित होता है। ध्यान रखना, एक तो आ गया आयास और एक आपका क्या आ गया बताओ, देखो एक तो हो गया आपका आयास और एक आपका क्या हो गया, भार। तो आयास और भार के बीच में कौन स्थित होगा, आलंब। ठीक है, तो अगर आलंब आयास और भार के बीच में स्थित हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहा जाता है। ऐसे उत्तोलक जिनमें आलंब आयास और भार के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो साहब आपने कहा कि सर इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो कैंची, कैंची किसका एग्जाम्पल है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। जैसे एक तो आपने क्या ले ली बच्चों, आपने ले लिया कैंची। ठीक है, एक तो आ गई आपकी कैंची,
एक आपने देखा होगा सिंडासी, जो रसोई घर में प्रयोग की जाती है, एक हो गई आपकी सिंडासी। इसी प्रकार एक जैसे हो गया आपका हैंडपंप, और एक आप लोग ले सकते हैं झूला। तो याद रखना बच्चों, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के जिनमें आलंब, आयास और बार के बीच में स्थित होता है। फिर बात की जाए मध्य श्रेणी के उत्तोलक की। मध्य श्रेणी के उत्तोलक ऐसे उत्तोलक होते हैं जिनमें भार जो है वो आलंब और आयास के बीच में स्थित होता है। अब हमने पढ़ा कि ऐसे उत्तोलक जिनमें भार जो है आपका, ये किस किस के बीच में स्थित होगा? तो ये होगा आलंब और आयास। ठीक है, ऐसे उत्तोलक जिनका भार आलंब और आयास के बीच में स्थित हो उन्हें मध्य श्रेणी के उत्तोलक कहा जाता है। मध्य का मतलब होता है बीच का, यानी दोनों तरफ बराबर। एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा एक पहिए वाली जो ठेला गाड़ी होती है वो किसका एग्जाम्पल है? मध्य श्रेणी के उत्तोलक का, एक पहिए वाली ठेला गाड़ी। एक आपने देखा होगा नींबू निचोड़ने की मशीन। तो नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिए वाली जो ठेला गाड़ी होती है, ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये है मध्य श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल। लास्ट आता है आपका तीसरी श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, ये ऐसे उत्तोलक होते हैं जिनमें आयास को कहा जाता है शक्ति, जिनमें आयास जो है किस किस के बीच में स्थित होता है? आलंब और भार के बीच में स्थित। यानी ऐसे उत्तोलक जिनमें आलंब और भार के बीच में आयास स्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है बताओ? उन्हें कहा जाता है तीसरी श्रेणी के उत्तोलक के नाम से उनको जाना जाता है। एग्जाम्पल अगला आप लोग देखो तो जैसे स्टेपलर, क्लियर? एक तो आप आ गया आपका बच्चों स्टेपलर, एक आपका हो गया चिमटा, और एक हो गया मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ, ये सभी किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये सभी है तीसरी श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली कक्षा के लिए आप लोग सभी इंतजार कीजिए। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।